अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। होठ तो हिला दिया, कह रहे होठ भी नहीं हिलते। सलाम का जवाब नहीं देना, नहीं दे, होठ तो हिला दे, यूं यूं कर दे, इंसान समझेगा चलो सुन लिया, कोई जवाब दे दिया। होठ भी नहीं हिलते, इतनी मतलब इनर्शिया एट इट्स पीक है, इनफाइनाइट इनर्शिया हुआ है। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। हद ही हो गई मतलब। तो आज हम गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे और थर्ड एप्लीकेशन की हेडिंग है इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिखिए, consider a spherical surface A on which charges are uniformly distributed. On which charges are uniformly distributed. तो ये जो रेड स्फीयर बनाया मैंने रेड कलर से, दिस इज आवर स्फेरिकल सरफेस ए। ये एक स्फीयर है, सर्किल नहीं है। तो एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन किया हमने, ऑन विच चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके ऊपर, पूरे स्फीयर के ऊपर चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरा स्फीयर है और इस स्फीयर के ऊपर चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लिखिए, कंसीडर अनदर स्फेरिकल सरफेस बी outside the sphere A. Outside the sphere A, consider another spherical surface B outside the sphere A such that the center of sphere B is the same, such that the center of sphere B is the same as the center of sphere A. Such that the center of sphere B is the same as the center of sphere A. क्या समझ आया आपको कि पहला स्फीयर A है, which is a smaller sphere, उस पे चार्जेस हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उस स्फीयर के बाहर एक और स्फीयर है which is sphere B. तो larger sphere is sphere B, smaller sphere is sphere A, charges are distributed on sphere A. और इनकी प्लेसमेंट कैसे है, यानी स्फीयर B के अंदर स्फीयर A बंद है, और दोनों इनकी प्लेसमेंट ऐसे है कि दोनों का सेंटर सेम है। जो स्फीयर A का सेंटर है वही स्फीयर B का सेंटर है। जो स्फीयर A का सेंट्रल पॉइंट है वही स्फीयर B का सेंट्रल पॉइंट। कहानी समझ आ रही? 3D में समझ आया? देखें, मिसाल के तौर पर स्फीयर समझते हैं आप, एक फुटबॉल है, दैट्स अ स्फीयर। फर्ज कीजिए फुटबॉल के अंदर एक टेनिस की बॉल बंद है, तो जो अंदर बंद है स्फीयर वो स्मॉलर स्फीयर है, वो टेनिस की बॉल है, और बाहर क्या है, फुटबॉल है। तो बाहर आपके पास फुटबॉल है which is a sphere, और अंदर आपके पास टेनिस की बॉल है which is a smaller sphere।
और चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड किस पर, चार्जेस किस पर हैं, लार्जर स्फीयर पे या स्मॉलर स्फीयर पे, स्मॉलर स्फीयर पे, इनर स्फीयर पे, टेनिस की बॉल पे, ठीक है। तो इनर स्फीयर पे चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, आउटर स्फीयर इज द लार्जर स्फीयर, तो ये लार्जर स्फीयर है और ये इनर स्फीयर है। आगे लिखिए, अ पॉइंट एक्स lies on spherical surface B. A point X lies on spherical surface B. The net charge on sphere A is Q. हम इसे स्मॉल q ले लेते हैं। The net charge on sphere A is Q. The radius of sphere B is R, small r, while the radius of sphere A is A, small a. Radius of sphere B is R, while radius of sphere A is A. तो कहानी कहां तक पहुंची, तो कहानी ये हुई कि एक स्फेरिकल सरफेस ए है जिसके सरफेस के ऊपर चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर बाहर एक हॉलो स्फीयर है स्फेरिकल सरफेस बी, और स्फेरिकल सरफेस बी के सरफेस पर हमने एक पॉइंट तस्वीर कर लिया, इमेजिन कर लिया, पॉइंट एक्स। जो आउटर स्फीयर है, जो फुटबॉल है, उसके सरफेस पे हमने एक पॉइंट इमेजिन किया, पॉइंट एक्स। फिर हमने कहा कि स्फीयर ए का जो रेडियस है वो स्मॉल ए है और स्फीयर बी का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और हमने ये कहा कि जो स्फीयर ए है उस पर नेट चार्जेस कितने हैं, स्फीयर ए पर नेट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड स्मॉल क्यू। इनर स्फीयर पे जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन स्फीयर ए इज स्मॉल क्यू। अब ये कहानी हमारे पास मौजूद है। अब इस कहानी पे मजीद गौर करते हैं। तो ये जो इनर स्फीयर है, ये जो टेनिस की बॉल है जिसके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं, इन चार्जेस की वजह से इसके गिर्द क्या प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अगर हम गौर करें कि इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, इस स्फीयर की वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर एक पॉजिटिव स्फीयर है तो उसकी वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द स्फीयर या अवे फ्रॉम द स्फीयर, अवे फ्रॉम द स्फीयर। तो अगर हम इस स्फेरिकल सरफेस की वजह से जनरेट होने वाली लाइंस ऑफ फोर्स बनाएं तो आपको समझ आ रहा है कि किस तरह की लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी। कैन यू इमेजिन देम, यस और नो? ठीक है, तो ये सेंटर में स्फीयर है और इसकी वजह से एक फील्ड जनरेट हो रही है और उस फील्ड की स्ट्रेंथ है इंटेंसिटी, और इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हम बना रहे हैं सारे लाइंस ऑफ फोर्स, एंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्फीयर बी से वो गुजरेगा, क्या गुजरेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कहां से जनरेट हुआ है, स्फीयर ए से। तो स्फीयर बी से वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा जो स्फीयर ए से जनरेट हुआ है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर बी। उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, स्फीयर
ए से। तो स्फीयर ए पे जो चार्जेस हैं उनकी वजह से एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है और वो फ्लक्स जो है वो स्फीयर बी से गुजर रहा है और हम ये जानना चाहते हैं कि स्फीयर बी से टोटल फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो अब हमें ये देखना होगा कि हमारे पास फ्लक्स निकालने के लिए कितनी इक्वेशंस हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास का हाल दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन कहती है डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए और दूसरी इक्वेशन कहती है कि फाई ई इज इक्वल टू क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद है। और ये दूसरी इक्वेशन किसकी है, कौन सी लॉ, गॉसेस लॉ। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन की एक शर्त है, वो क्या है, स्मॉल सरफेस होना चाहिए। तो ये तो बड़ा लार्ज सरफेस है, तो इस लार्ज सरफेस पे डायरेक्ट हम फर्स्ट इक्वेशन तो अप्लाई नहीं कर सकते। क्या गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते, क्या स्क्वायर बी पर कहीं से गॉसेस लॉ अप्लाई हो सकती है, यस और नो? स्क्वायर बी पे गॉसेस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? क्या स्क्वायर बी कोई गॉसियन सरफेस है? Is it a closed surface of any shape present in electric field? Yes, excellent. तो हम स्फीयर B पर अप्लाई कर सकते हैं क्या, गॉसेस लॉ। तो we can apply Gauss's law on spherical surface B। लिखिए, the total electric flux passing through spherical surface, the total electric flux passing through spherical surface according to Gauss's law will be the total electric flux passing through spherical surface B according to Gauss's law will be, तो गॉसेस लॉ के मुताबिक इसका फ्लक्स क्या होगा, इक्वेशन आपके पास मौजूद है, आप लिख सकते हैं क्या, फाई ई इज इक्वल टू कौन सा क्यू, गॉसेस लॉ में तो कैपिटल क्यू है, हमारे पास कैपिटल क्यू कौन है, हमारे पास कोई कैपिटल क्यू है नहीं, हमारे पास तो स्मॉल क्यू है। तो ये जो कैपिटल क्यू है ये क्या था, by definition Gauss's law के मुताबिक what was this, net charge enclosed by the surface, net charge enclosed by the surface। तो सरफेस कौन है, सरफेस B, इसके अंदर कोई चार्जेस बन रहे हैं क्या, does it enclose any charges? yes, कौन से चार्जेस, because it encloses a whole surface inside, इसने अंदर एक सरफेस बंद किया हुआ है, सरफेस A, और उस पे चार्जेस हैं, और उस पे चार्जेस कितने हैं, स्मॉल q। so the charges on sphere A is q and the charges enclosed by sphere B is the same as the charges on sphere A, so the charges enclosed by sphere B is small q। ठीक, तो फ्लक्स के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे गॉसेस लॉ की फॉर स्फीयर बी, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या, स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने नेट चार्ज इनक्लोज को स्मॉल क्यू का नाम दिया आज, अगर हम कैपिटल क्यू का नाम देते तो हम कैपिटल क्यू लिखते। तो लिख लिया आपने, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of free space, where epsilon naught is permittivity of free space, and q is net charge, small q is net charge enclosed by sphere B, Q is net charge enclosed by sphere B। तो ये Q को दोबारा क्यों डिफाइन किया हमने, ये वही Q है जो A पर मौजूद है और हम इसको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, नेट चार्ज ऑन स्फीयर A इज स्मॉल q, लिख चुके हैं ना, ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था।
ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे द नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्फीयर ए इज क्यू। लेकिन दोबारा बताया गॉसेस लॉ के हवाले से कि कंफ्यूजन ना रहे कि स्फीयर बी के अंदर कितना चार्ज बंद है, स्मॉल क्यू, वेयर क्यू इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फीयर बी। सही, इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये बताइए, हमने स्फीयर बी से गुजरने वाला वो मालूम कर लिया, क्या मालूम कर लिया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्फीयर बी से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर लिया हमने। स्फीयर बी से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने का कोई और तरीका है, कोई और इक्वेशन है? फ्लक्स की एक इक्वेशन और है, वो ये रही। क्या ये स्फीयर बी पर अप्लाई हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि स्फीयर बी इज अ लार्ज सरफेस। तो क्योंकि वो लार्ज सरफेस है तो इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती। तो अगर फिर भी हमारा दिल चाह रहा हो नहीं नहीं प्लीज करो ना, इस पे अप्लाई करें, तो अगर फिर भी दिल चाह रहा हो तो क्या करें? बच्चा बहुत जिद कर रहा है, हाँ, तो फिर हम इस स्फीयर पे अप्लाई कर सकते हैं, जिद पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस स्फीयर को मैनी स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना होगा। समझ आ रही है बात? तो हम क्या करेंगे, इस स्फीयर बी को मैनी स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड कर देंगे तो फिर ये इक्वेशन वहां अप्लाई हो जाएगी, और फिर उस स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स आएगा, फिर दूसरे स्मॉल एलिमेंट का आएगा, फिर तीसरे का आएगा, फिर हम उन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एक्सीलेंट, लिखिए। Let us divide the spherical surface B let us divide the spherical surface B into many small elements like delta A. Let us divide the spherical surface B into many small elements like delta A, where delta A is so small that क्या आगे भूल गया मैं, किसी को याद है? यस, गुड। मजे की बात यह है कि अब आप लोग बोल रहे होते हैं और मुझे आवाज नहीं आती है, लेकिन आप लोगों ने साइन लैंग्वेज सीख ली है, तो मुझे आपके हाथ के और मुंह के इशारों से पता चल जाता है आप क्या बोल रहे हैं। अभी मैंने कहा उस स्फेरिकल सरफेस बी को कैसे क्या करना है, तो मुझे साइन लैंग्वेज से लोगों ने बताया ये कर दें, तो ये का मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ब्रिलियंट। वक्त के साथ साथ इंसान इवॉल्व कर लेता है, अपने मसले हल कर लेता है। तो यस, तो अगर हमारा सवाल ये है कि जी इस डेल्टा ए कितना स्मॉल होना चाहिए, तो डेल्टा ए सो स्मॉल दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम एट ईच पॉइंट ऑफ द एलिमेंट। लिखिए, डेल्टा ए इज सो स्मॉल that electric intensity remains almost same at each point of the element. At each point of the element. The electric flux through such an element will be, the electric flux through such an element will be, तो ऐसे किसी एक एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो ऐसे किसी एलिमेंट पे हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, लिहाजा इक्वेशन लिख लेंगे, डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए, या डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा।
डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, कुछ समझ आया आपको? जरा डायग्राम से भी पूछ लेते। ये वो स्फीयर बी है जिससे फ्लक्स गुजर रहा है, जो कहां जनरेट हो रहा है, स्फीयर ए से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो स्फीयर बी से फ्लक्स गुजर रहा है और स्फीयर ए से जनरेट हो रहा है। हमने ये फ्लक्स मालूम कर लिया है गॉसेस लॉ से। अब हम यही फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन की मदद से। उसके लिए हमने इस स्फीयर बी को मैनी स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे फुटबॉल पे पैचेस बने होते हैं। तो ये जो बाहर वाला सरफेस है इसके हमने पैचेस बना लिए। मिसाल के तौर पर ये एक पैच है उसमें से, तो इस पैच का नाम रखा हमने डेल्टा ए। इस एलिमेंट का नाम रखा डेल्टा ए। ये एक एलिमेंट है हमारे पास, और फिलहाल हमने इसको इस तरह ड्रॉ किया है कि पॉइंट एक्स भी यही वाक़ है, क्योंकि पॉइंट एक्स हमने कहा था स्फेरिकल सरफेस बी की सरफेस में वाक़ है, और हमने स्फेरिकल सरफेस को ही स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया है। तो उनमें से एक पैच ये रहा जिसमें पॉइंट एक्स भी वाक़ है, और इस एलिमेंट का नाम है डेल्टा ए। और ऐसे हजारों एलिमेंट्स बन गए हैं। ये एक एलिमेंट है, इसके बराबर में भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऐसे बहुत से एलिमेंट बन गए हैं। एक एलिमेंट की बात हो रही है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स है ई डेल्टा ए कॉस थीटा। सही। अब यहां बताना होगा ई क्या है। वेयर ई इज द magnitude of electric intensity, where E is the magnitude of electric intensity at point X. Where E is the magnitude of electric intensity at point X. क्यों? क्योंकि point X जो है वो इस एलिमेंट में वाक़ है, और इस एलिमेंट पे जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी हमेशा एक पॉइंट मेजर की जाती है, लिहाजा हमने कहा E is the magnitude of electric intensity at point X and theta is the angle between E and delta A. Theta is the angle between E and delta A. तो आइए जरा E और डेल्टा A की डायरेक्शन देखते हैं ताकि थीटा निकाला जा सके। तो कैन यू इमेजिन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर दिस पैच? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने क्या बनाए हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये सारे जो बनाए हैं ये सब क्या है? ये क्या है? ये सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स, इस पैच के लिए ये लाइन ऑफ फोर्स क्या है? इसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या कुछ और है? पैरेलल 1, परपेंडिकुलर 2, कुछ और 3। 3D में इमेजिन करेंगे तो समझ आएगा, 2 डायमेंशन में नहीं, 3 डायमेंशन में। सेंटर पे चार्जेस हैं, उन चार्जेस की लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है। यूं समझे जैसे एक लाइट है और लाइट की शुआएं निकल रही हैं और बाहर एक सरफेस है, उस सरफेस का एक छोटा सा पैच है। तो ये लाइन ऑफ फोर्स उस पैच के ऊपर के लिए पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या कुछ और है। और से देखिए, डायग्राम को भी और से देखिए, 3D में सोचिए। क्या ये पैच है? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि जी ये वो पैच है, ये स्फीयर है और ये वो पैच है। ठीक, पैच समझ आ गया आपको? दिस इज द पैच। ये सेंटर पे वो चार्जेस हैं जिनकी वजह से लाइन ऑफ फोर्स जनरेट हो रही है। ये लाइन ऑफ फोर्स हर तरफ अवे फ्रॉम द चार्जेस है। ये सेंटर है। अगर मैं इधर देखूं तो यूं है, 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 और इधर देखूं तो यूं है। अब पैचेस कहां हैं? ये पैच है। समझ आ रहा है? So can you imagine the direction of line of force for the patch? Yes, it is not parallel, it is not something else, it is perpendicular. So electric lines of force are kya? Perpendicular to the element A. This is E. This is the direction of E, perpendicular to the element. और element का एरिया, सरफेस का एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? सरफेस के पैरेलल या परपेंडिकुलर या कुछ और।
पैरेलल, परपेंडिकुलर या कुछ और? परपेंडिकुलर। सरफेस का एरिया हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, तो अगर डेल्टा ए की डायरेक्शन बनाएं तो वो भी परपेंडिकुलर है, तो ई एंड डेल्टा ए आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। एक्सेलेंट। तो ई एंड डेल्टा ए आर पैरेलल, तो थीटा हो गया 0 डिग्री। लिखिए, सिंस ई एंड डेल्टा ए आर पैरेलल टू ईच अदर, since E and delta A are parallel to each other, therefore equation delta phi E is equal to E delta A cos 0. Delta phi E is equal to E delta A cos 0. या डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए। डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फेरिकल सरफेस बी, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through spherical surface B will be तो हमें एक एलिमेंट का फ्लक्स मिला है। सारे एलिमेंट्स का फ्लक्स जब हम निकाल लेंगे तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा? टोटल फ्लक्स इन सब एलिमेंट्स का सम आएगा। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्या? phi E will be equal to the sum of all the fluxes, यानी सिग्मा डेल्टा phi E। तो phi E is equal to सिग्मा डेल्टा phi E। ये स्टेप समझ आया? ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया, दोबारा समझा देता हूं कि हमने कहा कि एक पैच का, एक एलिमेंट का फ्लक्स निकाल लिया हमने E डेल्टा ए, ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे, उसमें भी यही होगा, थीटा 0 डिग्री आएगा, उसमें भी ई डेल्टा ए आएगा, जो भी वैल्यूज होंगी ई डेल्टा ए की। फिर तीसरे का निकालेंगे, फिर चौथे का निकालेंगे, फिर पांचवें का निकालेंगे, 10वें का निकालेंगे, सबका निकाल ले। आखिर में क्या करना है? टोटल फ्लक्स चाहिए, तो सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो समरी क्या हो गई? सिग्मा डेल्टा फाई, सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेस। सिग्मा का निशान है, समेशन का निशान है, तो सिग्मा डेल्टा फाई ई यानी सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेस। तो टोटल फ्लक्स जो है वो ऐसे तमाम फ्लक्सेस का सम होगा। तो फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा फाई ई। अब डेल्टा फाई ई की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा की जगह सिग्मा और डेल्टा फाई ई की जगह ई डेल्टा ए लिख लें। फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ई डेल्टा ए। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं, सिग्मा की जगह सिग्मा लिख दिया और डेल्टा फाई ई की जगह इसकी वैल्यू लिख दी, ई डेल्टा ए। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं। इंटेंसिटी E इज इक्वल टू के Q अपॉन R स्क्वायर। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड दो चीजों पे डिपेंड करता है हमेशा, एक मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज और दूसरे डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो गौर फरमाइए कि ये जो स्फीयर है B, इस पे जितने पैचेस होंगे उन सब पैचेस के लिए सोर्स चार्ज कौन है? स्फीयर ए वाले चार्जेस। तो उन सब पैचेस का सोर्स चार्ज अलग अलग है या सेम? सेम है। वो कौन है? Q। तो सारे पैचेस का सोर्स चार्ज सेम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन सोर्स चार्ज सबका सेम हो गया। अब सोचिए, जितने पैचेस हैं वो स्फीयर ए से अलग अलग फासले पर है या इक्वी डिस्टेंट है? इक्वी डिस्टेंट है। अलग अलग फासले पे इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट क्यों है? क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है। दोनों का सेंटर सेम है तो स्फीयर ए बिल्कुल
बिल्कुल सेंटर पे है, तो ये वाला पैच होगा, ये वाला पैच हो, ये वाला पैच हो, ये वाला पैच हो, जितने भी पैचेस होंगे उनका सोर्स चार्ज से फासला सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम है, सोर्स चार्ज भी सबके लिए सेम है, तो जितने पैचेस होंगे उस पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा या सेम होगा, सेम होगा। तो जितने पैचेस हैं सब पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि सबके लिए सोर्स चार्ज सेम है। वो कौन है? वो स्फीयर ए है। और क्यों सेम होगा? क्योंकि सबका डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज सेम है। क्यों? क्योंकि आउटर स्फीयर के हर पैच का फासला इनर स्फीयर से सेम है, तो सबके लिए ई की वैल्यू सेम होगी। और जब सिग्मा के बाद कोई वैल्यू कॉमन हो सब में, तो क्या करते हैं? उसको सिग्मा से पहले लिख लेते हैं। एक्सेलेंट। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी फाई ई इज इक्वल टू, बजाय सिग्मा ई डेल्टा ए के क्या हो जाएगा? ई पहले आ जाएगा, तो इज इक्वल टू ई सिग्मा डेल्टा ए। फाई ई इज इक्वल टू ई सिग्मा डेल्टा ए। लेकिन ये पहले बताएं तो क्यों किया ऐसा, फिर लिखेंगे ना। तो क्यों किया ऐसा? सिंस E is same for all the patches, yeah, for all the elements. Since E is same for all the elements, since E is same for all the elements, फिर ये इक्वेशन लिखेंगे phi E is equal to E sigma delta A। ये सिग्मा डेल्टा ए क्या चीज है? सम ऑफ ऑल द एरियाज। किसके? इन सारे पैचेस के एरियाज का सम। तो जब हम सारे पैचेस के एरियाज का सम कर लेंगे तो ये किसका टोटल एरिया आ जाएगा? ऑफ द स्फीयर। विच स्फीयर? ए या बी? स्फीयर बी। एक्सीलेंट। तो ये सिग्मा डेल्टा ए इज एक्चुअली इक्वल टू क्या? टोटल एरिया ऑफ स्फीयर बी। और एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है? आपको मालूम है एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। यस? हाँ हाँ, बता दे कर ले। क्या होता है, एक आध दिन गलत भी कर लेते हैं। गुड। पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। ठीक। तो सिग्मा डेल्टा ए इज द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, इट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ओहो सॉरी, रेडियस तो स्मॉल ए है ना, आर थोड़ी है। रेडियस स्मॉल ए लिया था ना हमने। रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज ए। यस, वो तो ए का रेडियस है, और यहां पे किसका लेना है? बी का लेना है। गुड। तो आर ही रहेगा। शाबाश, आप इतनी आसानी से अब बातों में नहीं आते। गुड। तो सिग्मा डेल्टा ए इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। Since sigma delta A is equal to total area of sphere is equal to 4 pi r square, therefore phi E is equal to E की जगह E और सिग्मा डेल्टा A की जगह ब्रैकेट में लिख लेंगे 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। phi E is equal to E into 4 pi r square. This is our equation number 2. तो जनाब, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर बी की दूसरी इक्वेशन भी आ गई। पहली इक्वेशन हम पहले निकाल चुके। हमने पहले गॉसेस लॉ से निकाला phi E is equal to q upon epsilon naught। अब हमने स्मॉल इक्वेशन से, दूसरी वाली इक्वेशन से निकाला phi E is equal to E into 4 pi
आर स्क्वायर, तो वो भी फ्लक्स की इक्वेशन थी, ये भी फ्लक्स की इक्वेशन है, लिहाजा हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। और अगर हम इन्हें इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, देखिए कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 हम पहले ब्लॉक करके आए थे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अभी जो आखिरी इक्वेशन आपने बनाई है इसे आपने इक्वेशन 2 बोला। तो कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, वो भी फ्लक्स था, ये भी फ्लक्स है, वो भी स्फीयर B के लिए था, ये भी स्फीयर B के लिए है, लिहाजा इक्वेट हो जाएंगे। इक्वेशन आ जाएगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught। तो हमें किसकी इक्वेशन बनानी चाहिए, हम पिछली दो एप्लीकेशन में किसकी इक्वेशन बनाई है हमने, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। तो यहां भी इंटेंसिटी की इक्वेशन चाहिए, यानी E की इक्वेशन चाहिए। तो 4 पाई इसको r स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी क्या, E इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन क्या है ये 4 पाई आर स्क्वायर, पहले से क्या था एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं, E इज इक्वल टू, मैं कांस्टेंट्स पहले लिखना चाहता हूं, तो कांस्टेंट्स कौन है इसमें, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास हो जाएगा ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कांस्टेंट अलग कर दिए और वेरिएबल अलग कर दिए, Q रह गया और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यही इक्वेशन रीअरेंज करके लिखें तो ऐसे आ जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। जरा इस इक्वेशन को गौर से देखिए, जरा दिल की आंखों से देखिए, इसके अंदर ये क्या है, K कूलम्स कांस्टेंट। तो ये दरअसल कूलम्स कांस्टेंट होता है। तो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी E इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। सही, तो इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर E इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। और क्यों लिखा है आगे ब्रैकेट में बता दें, सिंस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट। Since 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to K is equal to Coulomb's constant। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन E is equal to KQ upon R square। ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये हम क्या कर रहे थे, ये हो क्या गया, थोड़ा सा सोचते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि आज हुआ क्या है, करा क्या हमने और ये हुआ क्या, ये किस चीज की इक्वेशन आ गई। तो हमने इमेजिन किया एक स्मॉल स्फीयर जिसपे चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वी इमेजिन क्या, अ स्मॉल स्फीयर ऑन विच चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको अगर शायर लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, देखें, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसको, जो आपने कहा कंसीडर स्फेरिकल सरफेस ए ऑन विच चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको शायर ने कहा यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दैट्स अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके गिर्द एक इलाका था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। हमें उसके गिर्द एक, हमने स्फीयर इमेजिन किया बाहर वाले हिस्से में, उस पे पहले गॉसेस लॉ अप्लाई की, फ्लक्स की इक्वेशन बनाई, फिर हमने अपनी अकल इस्तेमाल की, फिर फ्लक्स की इक्वेशन बनाई, दोनों को इक्वेट किया तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब ये इंटेंसिटी की इक्वेशन है। एंड व्हाट इज E, आप लिख कर आए हैं,
where E is the magnitude of electric intensity at point X. तो वो इंटेंसिटी है पॉइंट X पर, तो हमें पॉइंट X पर इंटेंसिटी की इक्वेशन मिल गई। अब मजीद सोचिए, अगर फर्ज कीजिए स्फीयर ए ना हो, जिस पे चार्जेस हैं स्फीयर ही ना हो, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी नहीं होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यस, क्योंकि जब सोर्स चार्ज ही नहीं है तो फील्ड ही नहीं होगी, जब फील्ड नहीं होगी तो इंटेंसिटी भी नहीं होगी। एक्सीलेंट। तो अगर स्फीयर ए ना हो तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी नहीं होगी। अच्छा, अब दूसरी बात फर्ज कीजिए, अगर स्फीयर बी ना हो तो क्या इस पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी? स्फीयर बी नहीं है। गुड, क्योंकि फील्ड तो फिर भी होगी। स्फीयर बी हो या ना हो, फील्ड तो होगी, और जब फील्ड मौजूद होगी तो पॉइंट एक्स पर इंटेंसिटी होगी और हर पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी, तो इस पॉइंट की इंटेंसिटी वैसे ही रहेगी। तो स्फीयर बी के होने से या ना होने से हमारे इस पॉइंट की इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो स्फीयर ए पे डिपेंड कर रही है, वो सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है, तो उसका स्फीयर बी के होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। किसकी वजह से और कहां, बस ये बता दें तो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिए कि इन दोनों में से स्फीयर ए की कोई अहमियत नहीं है। स्फीयर ए हो या ना हो, इंटेंसिटी नहीं होगी। हाँ, गुड, स्फीयर ए की अहमियत है, यही जानना चाह रहा था। जाग रहे हैं अभी तक, ग्लूकोज लेवल पूरा आप लोगों का। तो स्फीयर ए की ही अहमियत है, किसकी अहमियत नहीं है? स्फीयर बी की। तो स्फीयर बी फिर हमने क्यों बनाया था? गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए, क्लोज सरफेस चाहिए था, गॉसेस लॉ अप्लाई करनी थी। अब गॉसेस लॉ अप्लाई हो गई, क्लोज सरफेस यूज किया, इस्तेमाल किया, हमारा काम हो गया। अब हम आपको नहीं जानते अब कौन है, अपना काम निकालो, आगे बढ़ो। ये पाकिस्तान में भी हम लोग यही करते हैं सब लोग। तो अपना काम निकाल लिया भाई, इक्वेशन आ गई, थैंक यू वेरी मच। स्क्वायर बी कौन है हमें मालूम नहीं है। हम किसको जानते हैं? हम स्फीयर ए को जानते हैं, और हम पॉइंट एक्स को जानते हैं, और हम इंटेंसिटी को जानते हैं। तो लेट्स डिफाइन व्हाट इज दिस। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। yes, this is the magnitude of electric intensity due to what? Due to some charges, due to these charges जो कहां हैं? distributed uniformly on a sphere. So this is the magnitude of electric intensity due to charges distributed uniformly on a sphere. लिख लें वरना भूल जाएंगे। लिख लें और दिमाग में भी याद करें सेंटेंस को कि ये कौन क्या है। दिस इज द, आपने इक्वेशन लिख ली, इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर, इसे ब्लॉक कर लिया। अब लिखिए दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्जेस distributed uniformly on a sphere, due to charges distributed uniformly on a sphere. तो वेरी गुड, आपको ये तो पता चल गया कि इंटेंसिटी किस वजह से है, ड्यू टू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ स्फीयर। कहां है? एट पॉइंट एक्स। लेकिन पॉइंट एक्स हमेशा तो पॉइंट एक्स नहीं होगा, कभी पॉइंट वाई होगा, कभी पॉइंट जेड होगा, कभी पॉइंट ए होगा, कभी सी होगा, कभी डी होगा। तो हम कहेंगे एट अ पॉइंट, और वो पॉइंट इस स्फीयर के लिहाज से कहां है? वो पॉइंट एक्स जो है वो इस स्फीयर के लिहाज से कहां है? इस स्फीयर के लिहाज से तीन पोजीशंस बनती हैं, इनसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। तो वो पॉइंट एक्स जो है वो इस स्फीयर के लिहाज से कहां है? आउटसाइड द स्फीयर। एक्सेलेंट, तो जुमला कंप्लीट हो गया। आपने लिखा दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्जेस distributed uniformly on a sphere। कहां?
at a point outside the sphere. At a point outside the sphere. ठीक, उसके बाद नई लाइन से लिखिए. ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बल्कि नई लाइन से नहीं लिखें, मैं चाहता हूं यहां लिखें, इसके आगे पीछे लिखें. मैं इस आर की एक नई डेफिनेशन देना चाहता हूं आपको. ये आर क्या था? ये आर क्या था? रेडियस था. किसका? स्फीयर बी का. और स्फीयर बी को हमने भुला दिया, छुपा दिया, गायब. तो उसकी तो बात ही नहीं करनी. तो लेकिन इक्वेशन में तो आर है. अब अगर हमने बोला आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर बी, तो फिर तो स्फीयर बी की बात करनी पड़ेगी. उसको तो हमने मार दिया, छुपा दिया, उसका तो जिक्र ही नहीं करना है. ठीक है, तो अब आर और क्या कह सकते हैं? व्हाट इज आर? स्फीयर बी तो नहीं है, तो स्फीयर बी का रेडियस भी नहीं है. एक्स के लिहाज से आर क्या है? तो जो स्फीयर बी का रेडियस था वो एक्स के लिहाज से क्या था? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स फ्रॉम, स्फीयर ए के लिहाज से डिफाइन कीजिए. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स फ्रॉम, वो जो चार्ज वाला स्फीयर ए है वो तो है ना, उसको तो नहीं मारा हमने. स्फीयर ए बी को मारा खाली. स्फीयर ए को तो रखना है जिंदा, सारा पैसा वहीं से आना है. तो स्फीयर ए को याद रखिए, संभाल के रखिए. तो स्फीयर ए के लिहाज से आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स फ्रॉम स्फीयर ए, नहीं, स्फीयर ए के फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर. एक्सीलेंट. वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इसके आगे पीछे लिखेंगे आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर. R is the distance of point X from center of sphere. ठीक है, where R is the distance of point X from center of sphere. तो ये हमारी इस डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है. अभी हमें इस फर्स्ट पार्ट में भी एक सेंटेंस और लिखना है जो हम कल की क्लास में समझाएंगे और फिर लिखेंगे. ठीक है, इस डेरिवेशन के दो पार्ट और हैं अभी एप्लीकेशन के. फर्स्ट पार्ट में हमने इंटेंसिटी निकाली है ड्यू टू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ स्फीयर एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर. फिर हम निकालेंगे इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्फीयर. फिर हम निकालेंगे इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर. तो ये तीन पार्ट होंगे. पहला पार्ट था एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, दूसरा पॉइंट होगा एट अ पॉइंट ऑन द स्फीयर, तीसरा होगा पार्ट एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर. तो आज की इस डेरिवेशन की सब हेडिंग है नंबर 1 एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर. मेन हेडिंग है क्या? इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कहां? नंबर 1 एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर. फिर कल की क्लास में हम करेंगे इंशाल्लाह एट अ पॉइंट ऑन द स्फीयर, और उसके बाद करेंगे एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर. तो इट्स अ लॉन्ग डेरिवेशन. 3 हिस्से हैं. आज पहला हिस्सा कंप्लीट किया हमने और अभी कंप्लीट नहीं किया. मैंने कहा कि अभी एक सेंटेंस बाकी है जो हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे. वो सेंटेंस समझेंगे, वो स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, प्लीज आपके लिए एडवाइस है कि आज की डेरिवेशन आज याद कर लीजिए, क्योंकि 3 पार्ट्स हैं. अगर आज की डेरिवेशन आज अच्छी तरह याद कर ली तो फिर कल और परसों आसान हो जाएगा, वरना एंड पर ये सारा मिक्स हो जाएगा. तो अगर आप अलग अलग याद कर लेंगे अलग अलग दिनों में तो आपके जहन में बिल्कुल सही खानों में फिट हो जाएगा, वरना ये सारा मिक्सचर बन जाएगा, कुछ का कुछ हो जाएगा. तो प्लीज जो आज पढ़ा है इसको आज याद कर लीजिए. अच्छा, डायग्राम जरूर बनाया करें. जो बोर्ड पे डायग्राम बनी होती है हर डेरिवेशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इम्तिहान में डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं हर डेरिवेशन में. ठीक है, तो विदाउट डायग्राम डेरिवेशन मीन्स नथिंग. ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम. जो भी हम क्लास में बोर्ड पे बनाते हैं वो साथ साथ बनाया करें. एग्रीड? ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं. कल की क्लास में डू द सेकंड पार्ट.
अल्लाह हाफ़िज़।